नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगेड़ स्वागत करता हूं आनंद कैरियर विजन पर। तो हमारी बात चल रही थी भारतीय संविधान के ऊपर। इसी क्रम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अनुसूचियां पढ़ रहे थे। अनुसूची में हमने कहाँ तक पढ़ ली? 8वीं अनुसूची तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम आज बात करेंगे अनुसूची 9 के बारे में। तो आप हेडिंग डालिए अनुसूची 9। अनुसूची 9 में किससे संबंधित है? पहले तो ये देखो, अनुसूची 9। अनुसूची 9 लिख लो, फिर लिखो भूमि सुधारों से संबंधित कानून। भूमि सुधारों से संबंधित कानून किसमें है? अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में जो ये कानून है, इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी कानून अगर अनुसूची 9 में है तो उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। और जो अनुसूची 9 में है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती। और जो अनुसूची 9 में कोई भी कानून आ जाएगा तो उसकी जांच भी नहीं हो सकती। तो ये भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को अनुसूची 9 में डाला गया। उसमें 3 बात लिखी गई कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी और जांच भी नहीं हो सकती। अगर कोई भी मुद्दा अगर उठता है 9वीं अनुसूची से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि देश आजाद होने के बाद हमारे सामने दो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। समाज में दो तरह के धड़े बट गई। पहला वर्ग ऐसा था जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी, लेकिन एक वर्ग ऐसा था कि जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। तो ऐसे तो फिर भूमि की बहुत असमानता हो गई। जिसके पास हजारों बीघा जमीन है उनके पास भूमि का केंद्रीकरण हो गया, और दूसरी तरफ एक तबका ऐसा हो गया कि जिनके पास खुद के लिए अनाज उगाने के लिए भी जमीन नहीं है। फिर इस समस्या को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया। यह कानून कब लाया गया? तो 9वीं अनुसूची को, क्योंकि मूल संविधान में तो आठ अनुसूचियां थी, फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यह कब जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची? तो इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 में। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधारों से संबंधित। यह हो गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया भूमि सुधारों से संबंधित। अब देखो, अब ऐसे चलता रहा। फिर 1973 में एक वाद आता है, आपने सुना भी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वाद क्या था? तो इसकी बात करें तो केशवानंद भारती केरल में एक मठाधीश हुआ करते थे। उस मंदिर के नीचे हजारों बीघा जमीन आती थी। अब इस कानून के तहत उस जमीन को भी सरकार ने अपने अधीन कर लिया। अब केशवानंद भारती कहां चले गए? केरल हाई कोर्ट में। और केरल हाई कोर्ट से एक केस कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? 1973 की बात करें तो वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को उस समय पूर्ण बहुमत था, तो वो लगातार संविधान में संशोधन करते जा रहे थे। तो ऐसे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी लगा यार, अगर ऐसे ही संविधान में इतने संशोधन होंगे तो ऐसा ना हो जाए कि इंदिरा जी बोल दे कि पूरे संविधान को ही बदल दो। ये एक स्थिति आ गई। लेकिन केशवानंद भारती की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। अच्छा, केशवानंद भारती में एक फैक्ट बताऊंगा आपको कि अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती में ही बैठी थी, इस केस में बैठी थी। तो इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। इसमें 7-6 से ये निर्णय सुनाया गया था। मतलब 13 में से 7 ने पक्ष में थे और 7 विपक्ष में थे। अच्छा, एक बात और सुनो कि किसी भी संवैधानिक संशोधन करना हो तो कम से कम 5 लोगों की, 5 न्यायिक जज होंगे, उनकी कमेटी बैठेगी हमेशा। समझ गए कि संविधान में कोई भी अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी कानून ऐसा विषय आ जाए तो इसके लिए 5 न्यायाधीशों की कमेटी बैठती है हमेशा, 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। तो इसमें अभी तक के आज तक की हिस्ट्री में 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी न्यायिक पीठ बैठी थी, जिसमें फैसला सुनाया था 7-6 से। फैसले में देखो क्या हुआ। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। मूलभूत ढांचे क्या होती है? जैसे देश में लोकतंत्र रहेगा, ये मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं संविधान। और जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हो गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो ऐसे और भी देखा जाए तो खूब सारे ऐसे विषय हैं या ऐसे कानून वो है संविधान के अंदर, जो संविधान के मूल। एक हम बात करें तो पंथ निरपेक्ष है, तो पंथ निरपेक्षता भी क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता अर्थात हम बात करें कि इन दिनों में, इन सालों में हमने खूब सुना कि भारत को एक धर्म के नाम पर देश बनाने की बात चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब चल रहा है। तो लेकिन आप बताओ, क्या भारत कभी भी एक धर्म का देश बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचे में है। भारत कभी भी धर्म के आधार पर देश नहीं बन सकता। और वैसे भी हम अगर बात करें, देश की भलाई के लिए भी बात करें, तो कोई भी देश अगर धर्म के नाम पर बन जाएगा तो वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आप देख लो, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, धर्म के नाम पर बना हुआ, क्या स्थिति है? नेपाल को देख लो, धर्म के नाम पर बना हुआ है, क्या स्थिति है? ऐसे भी खूब सारे और देश हैं, तो धर्म के नाम पर, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए धर्म की व्यवस्था के आधार पर कभी देश नहीं चल सकता पूरे विश्व में। अगर पूरे विश्व में भारत को आगे बढ़ना या किसी भी देश को आगे बढ़ना, तो उसे धर्म निरपेक्ष ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक देश की इकोनॉमी है वो अर्थव्यवस्था से चलेगी। देश आगे अर्थव्यवस्था से बढ़ता है, कभी भी धर्म के प्रचार से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, लेकिन ये सही है, एक धर्म को, धर्म की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको उसमें आस्था होनी चाहिए। लेकिन जब अगर देश की बात करें, देश को चलाने की बात करें, तो वो केवल धर्म के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। तो धर्मनिरपेक्षता भी संविधान में आधारभूत ढांचा है। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से संबंधित एक और फैसला सुनाया कि भले ही कोई भी कानून अनुसूची 9 के अंतर्गत आता हो, लेकिन अगर वो कानून भी संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या उसके साथ संगत नहीं खाता, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की न्यायिक समीक्षा भी करेगी, जांच भी करेगी और उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी होगा, चाहे वो अनुसूची 9 में हो। अगर वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी कर सकता है। फिर सरकार ने पूछा, तो आप बताइए कि मूलभूत ढांचा क्या है? तो न्यायपालिका ने कहा कि वो अब हम नहीं बताएंगे, वो हम समय समय आएगा, जब समय आएगा, समय समय पर जब हमें महसूस होगा तब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो फिर ये इतना हो गया। अच्छा, फिर वो कहां तक चली ये व्यवस्था? फिर 2007 तक चलता रहा ऐसा। 1973 से लेकर 2007 तक ये जजमेंट चलता रहा। फिर 2007 में आकर न्यायपालिका ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप में बोल दिया कि संविधान के अंदर कोई भी अनुसूची में कोई भी भाग हो, चाहे वो 9वीं अनुसूची में हो या कहीं भी हो, अगर वो मूलभूत ढांचे में, अगर मूलभूत ढांचे के साथ संगत नहीं है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। अर्थात न्यायपालिका उसमें संशोधन कर सकती है, उसकी जांच बिठा सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, 2007 में और क्या कहा? 2007 में कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार कानून है। अगर 1973 का कोई भी मामला, 1973 से पहले का अगर कोई भी मामला होगा, 1947 से लेकर 73 के बीच में अगर कोई भी भूमि सुधार से संबंधित मामला है, तो उसकी न्यायपालिका न तो जांच करेगी और ना ही न्यायिक पुनरावलोकन होगा। तो 1973 से पहले की कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में होगी तो उसकी जांच नहीं होगी। लेकिन 1973 से 2007 के बीच में अगर कोई भी भूमि सुधार से संबंधित ऐसा कानून आ जाए जो संविधान के साथ संगत नहीं रखता, मूलभूत जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसके साथ संगत नहीं रखता, तो उस कानून के लिए न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो वर्तमान 2007 के बाद भी यही, अब तक भी यही है कि अगर 9वीं अनुसूची में हो या किसी भी अनुसूची में हो, अगर वो संविधान के साथ संगत नहीं है तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। ये यहां तक हमने पढ़ लिया। एक बार ये लिखो आप। अच्छा, इस अनुसूची में अब अभी देखें तो इसमें प्रारंभ में 13 कानून थे,
और अब है 284 कानून इस 9वीं अनुसूची में आते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने अभी जो आपको समझाया वो आप लिखो, मैं आपको लिखवाता हूँ। तो कहां तक लिख लिया आपने? भूमि सुधारों से संबंधित कानून अनुसूची 9। अब इसमें आप नोट्स बनाओ, फिर और समझ में आएगा, फिर एक बार आपको और समझा दूं। भूमि भूमि सुधार से संबंधित कानून कब जोड़ी गई? अगला पॉइंट लिखो। पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में कहा गया कि किसी भी कानून को किसी भी कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती अर्थात 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अर्थात 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जांच नहीं होगी तथा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। यहां तक लिखो। देखो वापस देखना। भूमि सुधारों से संबंधित कानून 9वीं अनुसूची में हो गया। कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में क्या कहा गया? किसी भी कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती अर्थात 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा, जांच और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। यहां तक एक बार आप लिखो, फिर आगे और लिखाता हूं। आप लिख लिया? फिर लिखो आगे। फिर आगे लिखो। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जजमेंट कब आया था? डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1973। ये डेट आपको याद रखनी है। इस केस में कहा गया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही 9वीं अनुसूची में कोई कानून हो, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर वो कानून संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ संगत नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून
की जांच, न्यायिक न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। एक बार आप ये लिखो, देखो मैंने क्या क्या बताया। इस 1973 के स्वाधीन भारतीय बनाम केरल राज्य, ये मामला कब का है? 24 अप्रैल 1973 को। मैंने आपको बता दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही 9वीं अनुसूची में कोई कानून, भले ही 9वीं अनुसूची में कोई कानून है, भले ही 9वीं अनुसूची में कोई कानून, एक मिनट रुकना। हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही 9वीं अनुसूची में कोई कानून है, लेकिन अगर वो कानून संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ संगत नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून की जांच भी कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है, न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। तो ये एक बार लिखो, एक बार लिखो, फिर आगे और लिखाता हूं। फिर आगे लिखो, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट स्पष्ट कर दिया स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे से संगत नहीं है, मूल ढांचे से संगत नहीं है, कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे से संगत नहीं है, चाहे वो 9वीं अनुसूची का हो या अन्य तो उस कानून की जांच, न्यायिक पुनरावलोकन और समीक्षा की जा सकती है। अब आगे नोट लगा के लिखना, नोट में लिखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 से पहले का 1973 से पहले का, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि 9वीं अनुसूची में 1973 से पहले के कानूनों की जांच, समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा और स्पष्ट रूप से बोल दिया सरकार को कि कोई कानून 9वीं अनुसूची का है या नहीं है, या फिर कोई अन्य कानून है, अगर वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ संगत नहीं है तो उस कानून में न्यायपालिका जांच कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है और उसकी समीक्षा कर सकती है। और कहा, 9वीं अनुसूची के बारे में कहा कि 1973 से पहले का कोई भी अनुसूची 9 के अंतर्गत कोई कानून है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा, उसकी जांच और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। तो यहां तक बात समझ में आ गई।
ये लिख लिया होगा आपने। आगे और लिखोगे, इसमें लिखो मूलतः इस कानून में कितने विषय थे? मूलतः इस कानून में, इस सूची में मूलतः इसमें 13 कानून थे। 13 कानून वर्तमान में, याद रखो वर्तमान में 284 कानून है। 284 कानून है। एक बार ये लिखो आप, और एक नोट लगा के लिख लो, ये स्वानंद भारती मामले से संबंधित है। ये स्वानंद भारती मामले में, ये स्वानंद भारती केस में अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने निर्णय सुनाया था जिसमें 13 जज थे। तो फैसला कितने से आया था? फैसला आया था 7-6 से। तो इसमें फैसला सुनाया था फिर 7-6 से फैसला, क्योंकि 13 थे तो 7 ने पक्ष में और 6 ने विपक्ष में। तो फैसला किस तरह आया था फिर? न्यायिक। तो उसमें 13 जजों की पीठ ने 7-6 से फैसला सुनाया। फिर एक चीज और लिख लो आप, छोटा सा नोट लगा के, एक चीज और लिखो, नोट लिखो, संविधान संशोधन से संबंधित, संविधान संशोधन के लिए कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है। संवैधानिक पीठ गठित की जाती है। अभी बात समझे क्या? अगर संविधान से संबंधित कोई भी संशोधन करना हो या संविधान से संबंधित कोई भी व्याख्या करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 न्यायाधीशों की टीम गठित की जाएगी, अर्थात उस पीठ में 5 न्यायाधीश अनिवार्य रूप से बैठेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इस सूची में मूलतः कितने कानून थे? पहले 13 कानून थे और वर्तमान में कितने कानून हैं? 284। तो आज 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा, तो इसके बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा था? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? एक बार पूरा ब्रीफ में आप देखिए। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ये कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। फिर क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? 9वीं अनुसूची में कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी कानून हो या कोई भी विषय हो, उस कानून पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता? उसकी जांच नहीं हो सकती। ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत लिखा था। फिर क्या हुआ? फिर 1973 में एक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती एक केरल में मठाधीश थे। उनके मंदिर के अंतर्गत बहुत सारी जमीन आती थी, हजारों बीघा जमीन थी। तो उस कानून के तहत उस जमीन को सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। वो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई और वहां पर जाके उन्होंने दलील दी कि संपत्ति का मेरा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का मौलिक अधिकार है। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये अपील की कि मेरे अधिकारों का, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के खिलाफ जैसे वो डिसीजन था, क्योंकि सरकार उसमें इंदिरा जी की सरकार थी तो लगातार वो संशोधन हो रहे थे, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कि कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में हो है या नहीं, लेकिन अगर वो कानून संविधान की आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करेगा तो उस कानून की जांच होगी, न्यायिक समीक्षा होगी और न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहां से आया था? केशवानंद भारती मामले से आया था। केशवानंद भारती की आपको डेट भी याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973। ये मामला मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा। कब? जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट, उसमें और पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार आप इतना ही देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से आया था? तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी केशवानंद भारती से आया था। फिर 2007 में एक डिसीजन दिया, उसमें स्पष्ट रूप से तय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई कानून 9वीं अनुसूची में है या नहीं, या कोई अन्य कानून हो, लेकिन वो कानून अगर संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसकी जांच भी करेगी, न्यायिक पुनरावलोकन भी करेगी और उसकी समीक्षा भी कर सकती है। यहां तक बात समझ में आ गई। और उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें याद रखना, 2007 में यह कहा गया कि 1973 से पहले का 9वीं अनुसूची का कोई भी कानून अगर है तो उसमें न्यायपालिका उसकी जांच नहीं करेगी। 1973 के बाद में कोई भी कानून है 9वीं अनुसूची, तो उसमें न्यायपालिका संशोधन कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस अनुसूची में मूलतः कितने कानून थे? 13, बाद में कितने हो गए? 284 कानून आते हैं। तो यहां तक 9वीं अनुसूची उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, अगर आपने पूरे मनोयोग से पूरे धैर्य के साथ सुना है, क्योंकि थोड़ा लंबा है। तो आज हम 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको दिख रहा है कि मेहनत हो रही है, हमारे अनुकूल पढ़ाया जा रहा है और हमारे लिए ठीक है ये कंटेंट, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अन्य साथियों के साथ भी शेयर करो। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।